मुख्तलिफ साइडें ड्रा करें इस तरह से, तो उनमें से जो सबसे कम डिस्टेंस वाली लाइन होगी वो परपेंडिकुलर लाइन होगी। ये जो है लाइन सेगमेंट की सिंबल है। इस तरह से लिखा हो तो इसका मतलब है ये लाइन को शो कर रहा है, और इस तरह से सिंबल आ जाए तो ये है रे के लिए। क्लियर? तो ये तमाम जो साइडें हैं ये पॉइंट सी से ए बी तक के मुख्तलिफ डिस्टेंसेज हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम 9th की मैथ के थ्योरम्स सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में आज हमने थ्योरम नंबर 13.1.4 सॉल्व करना है। तो आइए शुरू करते हैं। इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसमें वो कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड ए लाइन द परपेंडिकुलर इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। इसमें वो कह रहा है कि अगर एक लाइन हो और एक कोई पॉइंट हो जो उस लाइन पर ना हो, आउटसाइड दी लाइन हो, तो इस पॉइंट से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाएगा वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। यानी इस पॉइंट से अगर हम इस लाइन ए बी पर मुख्तलिफ साइडें ड्रा करें इस तरह से, तो उनमें से जो सबसे कम डिस्टेंस वाली लाइन होगी वो परपेंडिकुलर लाइन होगी, ये वाली सी डी। ये परपेंडिकुलर लाइन जो है यही सबसे कम डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। बाकी पॉइंट सी से इस लाइन तक डिस्टेंस जितने भी मेजर किए जाएंगे वो ज़्यादा होंगे। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है इस थ्योरम में। तो किसी भी थ्योरम में सबसे पहले फिगर ड्रा की जाती है, तो हम इसकी पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो इसमें चूँकि ज़िक्र है आउटसाइड ए लाइन और फ्रॉम ए पॉइंट, तो पहले हम एक लाइन ड्रा करते हैं। और इसका नाम रख देते हैं ए बी। और इस लाइन के बाहर ये वाला पॉइंट हो गया सी, जो कि आउटसाइड द लाइन है। और इस पॉइंट सी से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ए बी पर। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं डी। तो सी डी जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है। तो ये तो हो गई फिगर। फिगर के बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है गिवन की। तो गिवन में वो चीज़ें लिखी जाती हैं जो उसने स्टेटमेंट में हमें बताई होती हैं। तो इस स्टेटमेंट में उसने एक तो बताया है फ्रॉम ए पॉइंट, यानी एक पॉइंट बताया है जो कि आउटसाइड ए लाइन है, तो एक लाइन बताई है। तो हम एक लाइन लिख लेते हैं, एक पॉइंट लिख लेते हैं, और तीसरी चीज़ है परपेंडिकुलर। तो पहले लिखते हैं ए लाइन ए बी, ए पॉइंट सी, और सी जो है वो ए बी पर नहीं है, आगे ब्रैकेट में लिख लें कि नॉट ऑन ए बी। पॉइंट सी जो है वो ए बी से बाहर है, आउटसाइड है। और तीसरी चीज़ है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर जो है वो सी डी है। तो हम लिखते हैं कि डी एक ऐसा पॉइंट है ए बी पर कि सी डी ए बी पर परपेंडिकुलर है। एंड ए पॉइंट डी such that CD is perpendicular over AB। ये हो गया गिवन। अच्छा, अब यहाँ पर आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि AB पर मैंने ऊपर जो बार डाला है उसके एरोज़ डाले हैं, और CD के ऊपर सिर्फ बार डाला है, इसके एरो नहीं डाले। तो इसकी मैं थोड़ी वजाहत करता चलूँ कि फिगर में देखें AB जो है वो लाइन है। ये जो लाइन होती है ये दोनों तरफ एक्सटेंडेबल होती है, यानी इस लाइन को राइट साइड पर भी इन्फिनिट डिस्टेंस तक आगे जा रही है,
और लेफ़्ट साइड पर भी ये लाइन इनफिनिट डिस्टेंस तक जा रही है। और अगर इसका नाम हम ए बी रखेंगे, यानी ये जो ए बी लाइन है ये चूँकि दोनों तरफ एक्सटेंडेबल है, इसलिए ये एरो शो कर रहा है कि ये अभी आगे जा रही है, यहाँ पर ये एंड नहीं हो रही। और सिमिलरली इस तरफ भी एरो का मतलब है कि ये आगे इनफिनिट डिस्टेंस तक एक्सटेंडेबल है। तो जब हम इसका नाम लिखेंगे तो इसके ऊपर जो बार डालते हैं उसके साथ एरो लगाते हैं ताकि पता चले कि ये ए बी लाइन है। दूसरी चीज़ होती है रे। रे जो होती है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और आगे फिर वो इनफिनिट डिस्टेंस तक जाती है। तो उसके सिर्फ एक साइड पे एरो होता है और दूसरा सिरा जो उसका होता है वो फिक्स्ड होता है, यानी ये वाला पॉइंट इसका फिक्स्ड है। इस तरफ ये आगे एक्सटेंड नहीं होगी और इस तरफ ये आगे एक्सटेंडेबल है इनफिनिट डिस्टेंस तक। तो इसको कहते हैं रे। जब रे का हम नाम लिख रहे होते हैं तो उसके ऊपर जो बार डालते हैं उसके एक साइड पे एरो डालते हैं। तो ये सिंबल हो गई रे की। तीसरी चीज़ होती है लाइन सेगमेंट, लाइन का टुकड़ा। अगर ये ए बी लाइन है तो इसमें से एक टुकड़ा काट कर अलग रख दिया जाए तो ये हो जाएगा लाइन सेगमेंट। इसके जो दोनों साइडें होती हैं उन पे एरो नहीं होता। दरअसल इसकी लेंथ फिक्स्ड होती है और इसको हम स्केल से मेजर भी कर सकते हैं, यानी ये पॉइंट ए से स्टार्ट होकर बी पे जाके रुक जाएगा। तो लाइन सेगमेंट का जब हम नाम लिखेंगे तो इसके ऊपर सिर्फ बार आएगी, किसी किस्म का कोई एरो नहीं होगा। तो आप यूँ समझ लें कि ये जो है लाइन सेगमेंट की सिंबल है। इस तरह से लिखा हो तो इसका मतलब है ये लाइन को शो कर रहा है, और इस तरह से सिंबल आ जाए तो ये है रे के लिए। क्लियर? तो अब चलते हैं दोबारा थ्योरम की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग है टू प्रूव। टू प्रूव में वो बातें लिखी जाती हैं जो हमने साबित करके देना होती हैं। तो इस थ्योरम में साबित ये करना है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। लाइन है और एक पॉइंट है और उस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यही डिस्टेंस इस लाइन तक शॉर्टेस्ट है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। यानी ये पॉइंट सी है, लाइन है ए बी। तो अगर कहा जाए कि पॉइंट सी से ए बी तक का डिस्टेंस मालूम करें, तो अगर इसको एक आदमी सी से यहाँ तक जाकर के डिस्टेंस फाइंड आउट करता है तो ये भी पॉइंट सी का ए बी तक के लिए डिस्टेंस हो गया। अगर कोई और आदमी सी को इस तरह से ए बी से मिलाकर और इसका डिस्टेंस मालूम करता है तो वो भी पॉइंट सी से ए बी का डिस्टेंस ही निकाल रहा है। अगर यहाँ तक निकाल लिया जाए तो ये भी पॉइंट सी का ए बी तक डिस्टेंस है। इसी तरह से ये भी एक डिस्टेंस है। तो ये तमाम जो साइडें हैं ये पॉइंट सी से ए बी तक के मुख्तलिफ डिस्टेंसेस हैं। तो इन सब डिस्टेंसेस में से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी कम से कम फासला है, वो ये वाली लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है। और यही चीज़ हमने प्रूव करके देनी है, साबित करना है कि इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो कम है और बाकी लाइनें की जो डिस्टेंस है पॉइंट सी से ए बी तक वो ज़्यादा लेंथ वाली हैं। यानी ये जो लाइन है इसकी लेंथ सबसे कम है और बाकी जो लाइनें हैं उनकी लेंथ इसकी निस्बत ज़्यादा है। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो अब हम टू प्रूव में क्या लिखेंगे कि जो परपेंडिकुलर लाइन है, मेजरमेंट ऑफ सी डी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ए बी। ये हो गया टू प्रूव। नेक्स्ट हेडिंग है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हर थ्योरम में डिफरेंट होता है
तो इस थ्योरम में चूँकि हमने प्रूव ये करना है कि सी डी सबसे कम फासला है पॉइंट सी से ए बी तक, तो हम इस तरह करते हैं कि पॉइंट सी को ए बी से एक और जगह पर भी मिला देते हैं। तो एक और पॉइंट लेते हैं ए बी पर, लेट्स से ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया है और इसका नाम रख देते हैं पॉइंट ई, और इस पॉइंट ई को पॉइंट सी से मिला दें। तो यही बात अब हम कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं कि टेक ए पॉइंट ई ऑन ए बी और फिर उस ई को हमने ज्वाइन कर दिया है सी से, तो ये बात भी लिख दें, ज्वाइन ई टू सी। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है प्रूफ की। प्रूफ इसके दो हिस्से होते हैं, एक लिखते हैं स्टेटमेंट्स और दूसरी साइड पे रीजंस। इस थ्योरम में हमने प्रूफ ये करना है कि जो मेजरमेंट सी डी है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम सी टू ए बी, यानी ये जो परपेंडिकुलर साइड सी डी है इसकी मेजरमेंट पॉइंट सी से लेकर ए बी तक खींचे जाने वाली तमाम दूसरी साइडों से कम है। तो इसके लिए हमने एक और साइड ड्रॉ की है सी ई। तो अब हम ये साबित करेंगे कि ये जो सी डी है ये लेंथ में सी ई से कम है, यानी सी डी की लेंथ कम है और सी ई की ज़्यादा है, या सी डी इज़ लेस देन सी ई। और जब ये बात साबित हो जाएगी तो इसका फिर मतलब ये होगा कि सी डी दरअसल पॉइंट सी से लाइन ए बी तक ड्रा की जाने वाली तमाम साइडों से लेंथ में स्मॉलर है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो अब हमने दरअसल प्रूफ सिर्फ इतना करना है कि सी डी इज़ लेस देन सी ई। अब जब हमने कंस्ट्रक्शन की है तो कंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गई है, और इस ट्रायंगल की ये दो साइडें हैं, एक साइड सी डी है और एक साइड सी ई है, और हमारा टारगेट ये है कि सी डी इज़ लेस देन सी ई हो जाए। तो अगर गौर से देखें तो इस ट्रायंगल के अंदर जो दो एंगल हैं, एक इस पॉइंट वाला ये एंगल और दूसरा ये एंगल, अगर ये एंगल बड़ा हो जाए और ये एंगल छोटा हो जाए, यानी हम ये साबित कर लें कि ये वाला जो एंगल है, अगर मैं इस एंगल को 2 का नाम दे दूं और इसको 3 का दे दूं, तो अगर हम ये साबित कर लें कि एंगल 2 इज़ ग्रेटर देन एंगल 3 है, तो फिर 2 की जो सामने वाली साइड है वो बड़ी होगी और 3 के सामने वाली साइड छोटी होगी, यानी सी डी विल बी लेस देन सी ई इफ़ एंगल 3 इज़ लेस देन एंगल 2। ये प्रूव हो जाए। अब इस फिगर में देखें कि ये जो सी डी है ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है। ये तो गिवन में लिखा हुआ है कि सी डी इस ए बी पर परपेंडिकुलर है, और जो परपेंडिकुलर होता है वो 90 डिग्री के एंगल बनाता है, यानी पॉइंट डी पर दोनों एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के बन रहे हैं। इस तरफ वाला एंगल भी 90 डिग्री का है, अगर इसको एंगल को मैं 1 का नाम दे दूं, और इस तरफ वाला एंगल भी, ये एंगल भी 90 डिग्री का है, यानी एंगल 1 भी 90 का है, एंगल 2 भी 90 का है, और दोनों आपस में इक्वल भी होंगे। अच्छा, अब ये जो एंगल 1 है ये इस ट्रायंगल के लिहाज से एक्सटीरियर एंगल है, यानी ट्रायंगल के बाहर बन रहा है, और जो एंगल 3 है ये उसका अपोजिट इंटीरियर एंगल है। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल से मेजरमेंट में ज़्यादा होता है। तो एंगल 1 जो है वो ग्रेटर देन एंगल 3 है,
और दूसरी तरफ एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल भी हैं, चूँकि दोनों राइट एंगल हैं, 90 डिग्री के हैं। तो अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 1 एंगल 3 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 2 भी एंगल 3 से बड़ा है, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल 3। और एंगल 2 अगर बड़ा है तो उसके सामने वाली साइड बड़ी है, और एंगल 3 छोटा है तो उसके सामने वाली साइड छोटी है, और यही चीज़ हमने प्रूव करना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, इस थ्योरम को इस ट्रायंगल के नाम से। तो पहले ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल CDE। इस ट्रायंगल में, इसमें जो एंगल है CDB, मैंने इस एंगल को 1 का नाम दिया हुआ है, लेकिन चूंकि आपकी बुक में इसका पूरा नाम CDB लिखा हुआ है, तो आप बुक को ही फॉलो करते हैं, तो इसलिए इस 1 को आपने नहीं लिखना, पूरा नाम लिखना है एंगल CDB। तो मेजरमेंट एंगल CDB इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल CED। फिगर में देखें तो जो CDB है वो ये वाला एंगल 1 है, और उधर जो मैंने CED लिखा है एंगल CED, ये वाला एंगल 3 है, यानी एंगल 1 इज़ ग्रेटर देन एंगल 3 है। यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ तो ये एंगल 1 है और ये एंगल 3 है, और 1 इज़ ग्रेटर देन 3 हो गया। तो ये एंगल 1 एंगल 3 से ग्रेटर क्यों है, आगे इसकी रीज़न लिखनी है। तो इसकी रीज़न ये लिखेंगे कि चूँकि 1 जो है वो एक्सटीरियर एंगल है और 3 उसका नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है। तो रीज़न में हम लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इज़ ग्रेटर देन नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। तो ये हो गई इसकी रीज़न, इसको कर देते हैं नंबर 1। लेकिन हमें पता है कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, चूँकि CD परपेंडिकुलर था और दोनों राइट एंगल बने हैं, तो एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2, या इनका पूरा नाम लिखेंगे कि मेजरमेंट एंगल CDB बट मेजरमेंट एंगल CDB इज़ इक्वल टू मेजरमेंट एंगल CDE। CDB को मैंने 1 का नाम दिया हुआ है और CDE को 2 का नाम दिया हुआ है। तो 1 और 2 जो हैं वो दोनों इक्वल हैं, और इसकी भी रीज़न लिखनी है कि ये क्यों इक्वल हैं। तो ये गिवन में लिखा हुआ है कि CD जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है, तो इसलिए 90 के एंगल बनेंगे, इज़ इक्वल टू 90 कर दें और इसको कर दें नंबर 2, और रीज़न लिखेंगे कि CD जो है वो परपेंडिकुलर है ओवर AB, या ब्रैकेट में गिवन भी आप लिख सकते हैं। अब नंबर 1 में लिखा हुआ है कि एंगल 1 या एंगल CDB ग्रेटर देन एंगल CED या एंगल 3 है, और नंबर 2 में लिखा हुआ है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल 2 है वो भी फिर एंगल 3 से ग्रेटर देन होगा। फिगर में देखें तो ये जो CDB है ये ग्रेटर देन एंगल CED है या 3 से बड़ा है। तो 1 और 2 चूँकि इक्वल हैं तो जो 2 है वो भी 3 से बड़ा होगा। अब हम यही लिखेंगे कि एंगल 2 जिसका पूरा नाम होगा एंगल CDE इज़ ग्रेटर देन एंगल 3 यानी CED। तो पहले हम 2 का नाम ले लेते हैं, मेजरमेंट एंगल CDE इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल CED। CDE यानी कि जो 2 है और CED जो 3 है।
ये वाला और ये वाला, तो ये एंगल इस 3 से ग्रेटर है। रीज़न क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 and 2। तो अब इस ट्रायंगल के अंदर हमने ये साबित कर लिया है कि इसका ये एंगल बड़ा है और ये छोटा है। तो बड़े एंगल के सामने जो साइड है वो बड़ी होगी, छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी होगी। या इसको अगर हम उलट कर लिख दें, इसी स्टेटमेंट को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि इस एंगल का नाम पहले लिख लें, मेजरमेंट एंगल CED, तो ये लेस देन हो जाएगा मेजरमेंट एंगल CDE। यानी 3 को इधर ले आएँ और 2 को उधर ले जाएं तो फिर 3 छोटा है और 2 बड़ा है, तो 3 इज़ लेस देन 2 हो जाएगा। या मेजरमेंट एंगल CED इज़ लेस देन मेजरमेंट एंगल CDE। CED इज़ लेस देन CDE। जिस तरह से रियल नंबर्स में हमें पता है कि अगर A जो है वो ग्रेटर देन B हो, देन B विल बी लेस देन A। ये अगर A B से बड़ा है तो लाजमी बात है फिर B A से छोटा होगा। तो इस रूल की मदद से हमने इसको इन दोनों की जगह चेंज कर दिया है। तो अब हमने ये साबित कर लिया है कि जो एंगल CED है 3, ये लेस देन है एंगल 2 से, यानी CDE से। तो जो एंगल 3 के सामने वाली साइड CD है वो भी लेस देन होगी एंगल 2 के सामने वाली साइड CE से। मतलब ये है कि जो स्मॉलर एंगल है उसके सामने वाली साइड स्मॉलर होगी और जो लार्जर एंगल है उसके सामने वाली साइड भी बड़ी होगी, लार्जर होगी। तो अब हम क्या लिखेंगे कि CD इज़ लेस देन CE। मेजरमेंट ऑफ CD इज़ लेस देन मेजरमेंट ऑफ CE। और रीज़न में क्या लिखेंगे? साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। अच्छा, ये जो मैंने 1 और 2 और 3 एंगल्स के नाम दिए थे इनको मैं अरेज कर रहा हूँ। ये आपने थ्योरम को सॉल्व करते हुए नहीं लिखने, जो ओरिजिनल नेम हैं एंगल्स के वही लिखने हैं। ये सिर्फ मैंने आपके समझाने के लिए लगाए थे। अब हमने ये साबित कर लिया है कि जो CE है इसकी लेंथ ज़्यादा है और CD की लेंथ कम है। तो इसी तरह साबित किया जा सकता है कि CD के अलावा पॉइंट C से AB लाइन तक जितनी भी साइडें ड्रॉ की जाएंगी वो सब मेजरमेंट में इस CD से ज़्यादा होंगी, या CD जो है उन तमाम साइडों से मेजरमेंट में कम होगी या शॉर्टेस्ट होगी। तो फिर इसका मतलब ये होगा कि CD ही दरअसल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो नीचे ये बात भी लिख लेते हैं, सिमिलरली it can be proved that measurement CD is less than all the sides drawn from C to AB। ये सारी बात आपने स्टेटमेंट वाले कॉलम में लिखनी है। यानी पॉइंट C से AB तक ड्रा की जाने वाली तमाम साइड से लेंथ में जो CD साइड है उसकी मेजरमेंट सबसे कम है। और इसको लिख लेंगे सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड, यानी इस तरह हम ये भी प्रूव कर सकते हैं जिस तरह हमने एक साइड को प्रूव किया है।
तो इसका मतलब ये है कि सी डी जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो नीचे लिख लेंगे हेंस मेजरमेंट सी डी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ए बी। और यही चीज़ हमने प्रूव करना थी। टू प्रूव में भी यही बात लिखी हुई है कि मेजरमेंट सी डी इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ए बी, और उस तक हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हो गया। तो ये तो था हमारा आज का थ्योरम। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और थ्योरम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।